हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मूल्यह्रास या डेप्रिसिएशन को समझेंगे कि ये क्या होता है, किस प्रकार से इसका लेखांकन किया जाता है और परिणामों पर, वित्तीय परिणामों पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। व्यवसाय में विभिन्न प्रकार की संपत्तियां काम में आती है, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग हुआ, मशीनरी हुआ, कार्स, ट्रक्स एटसेट्रा। इन संपत्तियों का प्रयोग व्यवसाय में लगातार किया जाता है। यह सीधे रूप से तो लाभार्जन नहीं करती, पर लाभार्जन अर्जित करने के लिए बड़ी उपयोगी होती हैं। चूंकि इनका उपयोग व्यवसाय में किया जाता है, कुछ संपत्तियां ऐसी भी होती है जो अप्रचलित हो जाती है समय के साथ में। तो मूल्यह्रास वास्तव में क्या है? तो मूल्यह्रास संपत्तियों के व्यवसाय में उपयोग के कारण या अप्रचलन होने के कारण संपत्तियों के मूल्य में जो कमी होती है उसको हम मूल्यह्रास कहते हैं। और वैसे भी मूल्यह्रास इसलिए भी जरूरी है लगाना कि इससे सही व्यवसायिक परिणाम प्रदर्शित होता है। ये कहा जाता है कि अगर संपत्ति का उपयोग व्यवसाय में किया जा रहा है तो उसका कुछ मूल्य होना चाहिए और उसका कुछ खर्चा डेबिट किया जाना चाहिए लाभ हानि खाते में। तो इस करके मूल्यह्रास कैलकुलेट किया जाता है और लाभ हानि खाते में इसको डेबिट किया जाता है। मूल्यह्रास के संदर्भ में लेखा मानक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS 6 में प्रावधान वर्णित है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 जो है वो डेप्रिसिएशन से संबंधित है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या है? ये वो प्रमाप हैं, मानक हैं जिनके आधार पर प्रत्येक व्यवसाय अपना लेखा करता है ताकि वो आपस में तुलनीय हो सके। तो लेखा मानक बताता है कि हास की प्रकृति क्या होगी, ऐतिहासिक लागत उस संपत्ति की क्या है, संपत्ति का उपयोगी जीवन काल क्या है, हास की नीति क्या है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन की जाती है, डेप्रिसिएशन लगाया जाता है। जब लेखा नीति की बात करें तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 में मुख्यतः दो नीतियों की बात कही गई है। क्रमागत हास और स्थायी किश्त विधि। विधि कहें या रीति कहें। क्रमागत हास विधि में प्रतिवर्ष जो डेप्रिसिएशन लगाया जाता है उस मूल्य को कम करके शेष संपत्ति के मूल्य पर अगले वर्ष हास लगाया जाता है। जबकि स्थायी किश्त रीति जो है, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड जो है, या सीधी रेखा विधि भी इसको बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड भी बोलते हैं। इसमें संपत्ति के ओरिजिनल वैल्यू के ऊपर ही डेप्रिसिएशन प्रतिवर्ष लगाया जाता है एक निश्चित तरीके से। जब हमें प्रश्न को हल करना है और स्थायी रीति को उपयोग में लेना है तो डेप्रिसिएशन का जो वैल्यू है एनुअल, वो इस सूत्र के प्रयोग से कंप्यूट किया जा सकता है कि जो ओरिजिनल कॉस्ट है उसमें से एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू जो संपत्ति के उपयोगी जीवन काल के अंत में वसूल होने की संभावना है, उस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू को इसमें से घटा देते हैं और इसमें एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द एसेट का भाग दे देते हैं। वार्षिक अगर ये है तो यहां पर डेप्रिसिएशन भी वार्षिक रूप में आ जाएगा। तो इस प्रकार से प्रतिवर्ष मूल्यह्रास की राशि ज्ञात की जा सकती है अगर मूल्यह्रास
का और तरीका नहीं है, तो सीधी रेखा प्रवृत्ति से इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं प्रतिवर्ष मूल्यह्रास की राशि। इसी प्रकार अगर प्रश्न में दर की बात है कि दर नहीं दे रखी और हमें दर की आवश्यकता है, डेप्रिसिएशन रेट की आवश्यकता है, तो डेप्रिसिएशन रेट को कंप्यूट करने के लिए 1 माइनस n मतलब एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द मशीन ऑफ द एसेट इनटू स्क्रैप वैल्यू अपॉन ओरिजिनल कॉस्ट। इस n का मतलब उसका मशीन का अनुमानित जीवन काल, स्क्रैप वैल्यू अनुमानित जीवन काल के अंत में बचने वाला मूल्य, ओरिजिनल कॉस्ट जो मशीन को क्रय की लागत है प्लस स्थापना की लागत है, लाने और स्थापना की लागत है, उसको शामिल करते हुए ओरिजिनल कॉस्ट। तो इस प्रकार से इस सूत्र का प्रयोग करके हम डेप्रिसिएशन रेट की गणना कर सकते हैं। इस सूत्र का प्रयोग करके डेप्रिसिएशन की राशि और इस सूत्र का प्रयोग करके हम डेप्रिसिएशन रेट की गणना कर सकते हैं। क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 में यह भी कहा गया है कि अगर लेखा नीति कोई अपनाई गई है, चाहे वो क्रमागत हास रीति हो या वो सीधी रेखा या ओरिजिनल कॉस्ट मेथड हो, अगर कोई रीति अपनाई गई है तो उस रीति को लगातार जारी रखना है। और अगर किसी वजह विशेष से लेखा नीति में परिवर्तन करना हो, लेखांकन नीति में इस परिवर्तन करना हो कि क्रमागत के स्थान पर सीधी या सीधी के स्थान पर क्रमागत रीति को उपयोग में लेना हो, तो जिस वर्ष ऐसा परिवर्तन किया जाना हो उस वर्ष डेप्रिसिएशन की राशि में रीतियों में परिवर्तन के होने के कारण जो समायोजन किया जाना है वो समायोजन किया जाएगा। अगर डेप्रिसिएशन P&L अकाउंट में कम लिखा जा रहा है नॉर्मल रीति के उपयोग की तुलना में, इसका मतलब हुआ लाभ में वृद्धि हो रही है। और अगर डेप्रिसिएशन ज्यादा लिखा जा रहा है सामान्य प्रवृत्ति के अलावा लेखांकन नीति में परिवर्तन करने के कारण, तो इसका अगर डेप्रिसिएशन ज्यादा लिखा जा रहा है तो ये लाभ में कमी को प्रदर्शित करेगा। अब हम बात करें कि जो डेप्रिसिएशन है उसका लेखा किस प्रकार से करे, एक व्यवसाय किस प्रकार से करे, तो उसके पास में दो ऑप्शन है। इस तरीके से लेखा किया जा सकता है डेप्रिसिएशन का कि या तो उस हास का लेखा, डेप्रिसिएशन का जो लेखा है वो संपत्ति के मूल्य में करे, और या फिर वो संपत्ति के मूल्य में संपत्ति खाते में नहीं करे, संपत्ति खाते में नहीं, संपत्ति के मूल्य में कह लीजिए या संपत्ति के खाते में कह लीजिए। संपत्ति खाते में, अगर संपत्ति खाते में नहीं है तो ऐसी स्थिति में ये आयोजन खाते में, डेप्रिसिएशन मूल्यह्रास आयोजन खाते से लिखा किया जाए। तो दो रीतियां है, संपत्ति के खाते में इसको लिखा जाए या संपत्ति के खाते में नहीं लिखा जाए तो फिर मूल्यह्रास आयोजन खाते से लिखा जाए। हम दोनों रीतियों को थोड़ा सा देख लेते हैं कि किस प्रकार से अगर जनरल प्रविष्टियां होगी कि जो वार्षिक प्रविष्टि है, जब हास का लेखा किया जाना है संपत्ति खाते के मार्फत अगर हमें किया जाना है तो हम प्रविष्टि करेंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट DR टू एसेट। अगर वो मशीनरी है तो टू मशीनरी अकाउंट, और अगर वो बिल्डिंग है तो टू बिल्डिंग अकाउंट, अगर वो मोटर कार है तो टू मोटर कार अकाउंट। उस संपत्ति के खाते, आप जानते हैं संपत्ति का जो शेष होता है वो डेबिट शेष होता है, आप इसको एंट्री में क्रेडिट साइड में लिख रहे हैं यानी कि उसके मूल्य में कमी कर रहे हैं, और डेप्रिसिएशन नाम के खर्चे को यहां पर आप डेबिट कर रहे हैं। ये वास्तविक खर्चा नहीं है डेप्रिसिएशन, ये कैश में नहीं चुकाया जाना है,
परंतु इसको संपत्ति के उपयोग किए जाने के कारण लाभ हानि खाते में लिखा जाना है। तो इसको प्रतिवर्ष लाभ हानि खाते में डेप्रिसिएशन को जब हम ट्रांसफर करें तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, प्रतिवर्ष जब हम अंत में इसको लिखें तो लाभ हानि खाते के लाभ के विरुद्ध इसको डेबिट कर दें, इससे लाभ में कमी होगी, लाभ का शेष जो होगा वो कम हो जाएगा। और अगर संपत्ति को बेचा गया है तो बेचते समय संपत्ति हमेशा क्या होगी, क्योंकि प्रतिवर्ष आप एसेट में से उसको कम करते, एसेट की वैल्यू को कम करते जा रहे हैं, तो डेप्रिसिएशन जो है वो एसेट में से चार्ज होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। तो एसेट किसके ऊपर प्रदर्शित की जा रही है, WDV पर, रिटर्न डाउन वैल्यू के ऊपर ही प्रदर्शित है। तो सीधे ही रिटर्न डाउन वैल्यू से विक्रय मूल्य की तुलना करके लाभ अथवा हानि जो भी है उसको ज्ञात किया जा सकता है। अगर लाभ है तो एसेट अकाउंट या टू P&L अकाउंट, उस P&L अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, और अगर वो बेचने पर हानि हो रही है तो P&L अकाउंट या टू एसेट वो लाभ हानि खाते में डेबिट हो जाएगा बेचते समय, तो सीधा ही इसकी तुलना हो जाएगी। संपत्ति के खाते में जब हम मूल्यह्रास को लिखते हैं तो इस प्रकार से प्रविष्टियां की जाती हैं। संपत्ति, एक और बात कि जब हम एसेट को कम कर रहे हैं डेप्रिसिएशन से, तो जब बैलेंस शीट की बात करेंगे तो बैलेंस शीट में वो जो एसेट है, एसेट साइड में आके इसमें से डेप्रिसिएशन कम हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि बैलेंस शीट में हमेशा ऐसी स्थिति में रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ द एसेट आउटर कॉलम में शो होगा, एसेट का वैल्यू हमेशा रिटर्न डाउन वैल्यू पर होता रहेगा। दूसरी विधि देखें कि संपत्ति खाते में अगर डेप्रिसिएशन को डेबिट नहीं किया जा रहा है तो मूल्यह्रास आयोजन खाते से, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट से इसको लिया जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में जो प्रविष्टि होगी डेप्रिसिएशन अकाउंट या टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट या टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रतिवर्ष ये प्रविष्टि करेंगे। एसेट की जगह पर यहां पर क्या आ गया है, देखिए प्रोविजन आ गया है, और इस जो प्रोविजन है, इस यहां पर ये प्रोविजन आ गया है, जो डेप्रिसिएशन है उसको P&L अकाउंट से प्रतिवर्ष अंत में चार्ज कर लेंगे, P&L अकाउंट दिया टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। इस प्रकार से देखेंगे तो डेप्रिसिएशन डेबिट में भी आ गया, डेप्रिसिएशन क्रेडिट में भी आ गया, तो इस खाते को जब हम बनाएंगे तो कोई शेष इसमें अवस्थित नहीं रहेगा, जबकि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का जो है वो डेबिट क्रेडिट साइड का जो बैलेंस है वो बचा रहेगा। तो ये एक्यूमुलेट होता जाता है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेट होता जाता है, और बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में चाहे तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के नाम से और चाहे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के नाम से लायबिलिटी साइड में इसको हम प्रदर्शित कर दें, क्योंकि हर वर्ष इसका शेष बचेगा और क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द अकाउंट टू बी कैरिड टू बैलेंस शीट। तो प्रतिवर्षीय प्रविष्टि हमें इसमें करनी पड़ेगी। अब हम जब बात करें कि जब किसी वर्ष में वो संपत्ति खत्म हो रही है या उसको हम बेच रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में मैं इसको यहां पर ले रहा हूं, इसको हटा के, प्रतिवर्ष ये दोनों प्रविष्टियां करने के उपरांत अगर हम संपत्ति को विक्रय कर रहे हैं या संपत्ति का मूल्य जिस वर्ष खत्म हो रहा है, तो उस वर्ष ये जो प्रोविजन का खाता है उसके साथ में डेप्रिसिएशन एसेट की वैल्यू को कम करेगा। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट दिया टू एसेट, जिस वर्ष संपत्ति को सेल किया जाना है उस वर्ष पहले संपत्ति का जो मूल्य है, आप ध्यान से देखें
तो प्रतिवर्ष क्या हो रहा था, एसेट से आप डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं कर रहे थे, तो एसेट का जो वैल्यू है बैलेंस शीट में किस पर आ रहा था, एट कॉस्ट। प्रतिवर्ष हर वर्ष बैलेंस शीट में एसेट को कॉस्ट पे बताया जा रहा था और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को लायबिलिटी साइड में बताया जा रहा था। तो ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी इसको बोलते हैं, कई बार आप ये सवालों में भी यहां पर इसको पाएंगे। शुद्ध मूल्य एसेट का ज्ञात करने के लिए इस वैल्यू को एसेट में से कम किया जाता है, वही एंट्री यहां पर है कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन टू एसेट। इसका मतलब आपने अब एसेट को WDV पर कन्वर्ट कर दिया है, रिटर्न डाउन वैल्यू के ऊपर कन्वर्ट कर दिया है, उसका मूल्य ज्ञात कर लिया है, ये एंट्री करने के उपरांत। अब अगर आप एसेट को बेचते हैं तो इस पे रिटर्न डाउन वैल्यू जो इसकी ज्ञात हो गई है उससे ज्यादा पर बेचने पर लाभ हो जाएगा ये, और लाभ को आप कैसे करेंगे एंट्री, लाभ को क्रेडिट कीजिए तो एसेट अकाउंट दिया टू P&L अकाउंट। और अगर इस रिटर्न डाउन वैल्यू से कम वैल्यू अगर हमें सेल पर प्राप्त होती है तो ये हानि है, हानि को लाभानी खाते से डेबिट कीजिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया टू एसेट। तो इस प्रकार से बैलेंस शीट में इसका प्रदर्शन किया जाता है। तो जो भी विधि आपको देखे, अल्टीमेटली आप ध्यान से देखेंगे तो एसेट हमेशा जब भी सेल का ट्रांजैक्शन होगा तो रिटर्न डाउन वैल्यू के ऊपर ही उसकी वैल्यू होगी और उससे ही हम तुलना करेंगे सेल प्राइस की, चाहे विधि ये अपनाई गई हो चाहे ये हो। अंतर सिर्फ इतना है, इसमें प्रतिवर्ष संपत्ति के मूल्य को कम कर दिया जाता है और इसमें जिस समय हम बेचते हैं उस वर्ष कुल जो राशि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन की है उससे एसेट के वैल्यू को कम कर दिया जाता है, फिर विक्रय मूल्य से इसकी तुलना की जाती है। तो ये कुछ सामान्य बातें हैं। मूल्यह्रास की प्रविष्टियां करते समय, मूल्यह्रास को समझते समय इन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। सवाल को करते समय भी, कैलकुलेशन को करते समय भी इन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। मूल्यह्रास आवश्यक है। मूल्यह्रास लगा देने से उस संपत्ति का जो व्यवसाय में उपयोग हुआ है वो भी प्रदर्शित होता है और साथ ही वित्तीय परिणाम यानी कि लाभ या हानि पर भी उसका प्रभाव ले लिया जाता है कि डेबिट, अगर हम इसको डेप्रिसिएशन को करेंगे उतनी राशि से तो उतनी राशि से लाभ आपका कम हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये जो लाभ कम हुआ है तो कम लाभ के ऊपर हमें टैक्स भी कम देना पड़ेगा। तो लाभ कम कर देने से उसके ऊपर आयोजन कर का आयोजन कम हो जाने से, लाभांश का कम वितरण किए जाने से जो लाभ एकत्रित होते हैं, जब संपत्ति को प्रतिस्थापित किया जाना हो, रिप्लेस किया जाना हो उसके इफेक्टिव लाइफ पीरियड के बाद में, तो व्यवसाय के पास में कोष इकट्ठा हो जाता है और आसानी से उस संपत्ति का रिप्लेसमेंट किया जा सकता है कोषों की उपलब्धता के कारण। तो डेप्रिसिएशन सही परिणाम के लिए भी आवश्यक है और रिप्लेसमेंट जब उस एसेट का किया जाना है तो कोष की एकत्रीकरण के लिए भी डेप्रिसिएशन किया जाना है। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 में इस प्रकार के प्रावधान बताए गए हैं कि प्रत्येक व्यवसाय डेप्रिसिएशन को किस तरीके से अपने पुस्तकों में दर्ज करे। धन्यवाद।